फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो डीएमई का यूनिट 2 पढ़ रहे थे शाफ्ट। पार्ट 5 पे हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। तो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, इससे पहले हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ा था और सेकंड था हमारा डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी या स्टिफनेस। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक थ्योरम हमारा छूट गया था, वो हम देख लेते हैं। तो जो बचा था हमारा, जो छूट गया था यहाँ पे, वो था शाफ्ट सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड। इससे पहले हमने शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बोथ कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग। उसमें एक टॉपिक हमारा था, बचा रह गया शाफ्ट सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड। इतना ही है, जितना आपको ये स्लाइड दिख रहा है इतना ही है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ व्हेन द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड, here we have previously discussed that the shaft is subjected to constant torque and bending moment, but in actual practice the shaft are subjected to fluctuating torque and bending moment also. In order to design such shaft like line shaft and the counter shaft, the combined shock and fatigue factor must be taken into account. ठीक है, वैसे तो हम लोग अलग अलग पढ़ रहे थे कि शाफ्ट में जब ट्विस्टिंग मूवमेंट सिर्फ एक्ट होगा तब क्या लेंगे, बेंडिंग मूवमेंट एक्ट होगा तब क्या होगा, दोनों एक्ट होगा तब क्या होगा। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में शाफ्ट पे ट्विस्टिंग के साथ, बेंडिंग के साथ साथ फ्लक्चुएटिंग लोड भी एक्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो हम शाफ्ट का डिजाइन करेंगे उसमें हमारा क्या नाम है, द कंबाइंड शॉक एंड फैटिग फैक्टर को कंसीडर करते हैं। कंसीडर कर लेंगे तो हमारा जो भी पहला फॉर्मूला होगा उसमें ये दोनों फैटिग फैक्टर्स और का शॉक फैक्टर कंसीडर कर लेंगे तो हमारा फ्लक्चुएटिंग लोड भी मतलब 60 पे लग गया, हम निकल जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, thus for the shaft subjected to combined bending and torsion, the equivalent twisting moment, हमने इससे पहले पढ़ा था जब shaft subjected to both combined twisting and bending moment, equivalent twisting moment T is equal to root of m square plus t square आ रहा था। तो उसमें हमने m स्क्वायर के साथ m के साथ k m की मल्टीप्लाई कर दिया और t के साथ k t का मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन गया हमारा, रूट ऑफ k m इंटू एम स्क्वायर प्लस k t इंटू टी स्क्वायर। ओके, एंड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हमारा क्या था, 1/2 m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर था। तो इसमें भी हम m के साथ k m और t के साथ k t हमने मल्टीप्लाई करके बाकी सेम है। वेयर k m इज द कॉम्बाइंड शॉक एंड फैटिग फैक्टर फॉर बेंडिंग एंड k t इज द कॉम्बाइंड शॉक एंड फैटिग फैक्टर फॉर टॉर्शन। फॉर बेंडिंग के लिए हमने km लिया, शॉक एंड फैटिग फैक्टर, और kt। द वैल्यू ऑफ km एंड kf आर इन टेबल। अब डिजाइन डाटा बुक से आपको पता चलेगा कि आपका km और kt कैसे हो, क्या होगा, कितना होगा। अगर आपके पास के माधवन की बुक है, डिजाइन डाटा बुक का है, तो 56 पेज नंबर पे आपको km और kt की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे नोटेशन अलग है, km को cm लिखा है, kt को ct लिखा है, तो नोटेशन आपको अलग अलग मिलेगा बट मीनिंग वही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको चैप्टर खोलेगा उसका नोटेशन एक बार देखना, किस वर्ड को क्या बोलते हैं, उसके बाद आप देखना आगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, उसमें km और kt की वैल्यू चूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसमें दो टर्म आ रहा है, एक स्टेशनरी शाफ्ट और रोटेटिंग शाफ्ट। अगर शाफ्ट आपका स्टेशनरी है तो उस कंडीशन में आपका kt और km क्या होगा, तो उसमें भी दो टाइप का आता है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हो रहा है तो आपका km 1 हो जाएगा और kt भी 1 हो जाएगा। अगर सडनली अप्लाइड लोड हो रहा है तो वहाँ पे km 1.5 से 2 तक आप कोई भी वैल्यू ले लो और kt आप 1.5 से 2 तक कोई भी ले लो। नाउ इन रोटेटिंग शाफ्ट, अगर शाफ्ट आपका रोटेट हो रहा है तो वहां पे kt और km की वैल्यू चूज करना है, उसमें स्टडी और ग्रेजुअली अप्लाइड। अगर आपका रोटेटिंग शाफ्ट पे स्टडी और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एक्ट हो रहा है तो उसके लिए आप km 1.5 ले लोगे और kt 1 ले लोगे। अगर सडनली अप्लाइड लोड और माइनस शॉक ओनली अगर उस पर आ रहा है तो आप km 1.5 से 2 लोगे और kt भी 1 से 1.5 लो के बीच में ले लोगे। ठीक है, और सडनली अप्लाइड लोड विथ हैवी शॉक के साथ आ रहा है तो km लोगे 2 से 3 तक और ct लोगे 1.5 से 3 तक। ऐसा मैंने आपको बता दिया, 56 पेज नंबर पे आप एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ओके, तो जो मेन टॉपिक है हमारा डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, तो इसमें टॉर्सन रिजिडिटी एक है और हमारा दूसरा है लेटरल रिजिडिटी। दो टाइप का रिजिडिटी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉर्सनल रिजिडिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो टॉर्सनल रिजिडिटी
क्या होता है, द टॉर्सनल डिफ्लेक्शन मे बी ऑब्टेन बाय द यूजिंग द टॉर्सनल इक्वेशन दैट इज टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, वेयर थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जे जी। अब ये टॉर्सनल रिजिडिटी का भी फॉर्मूला आपको डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएगा। अगर आप के माधवन यूज कर रहे हैं तो पेज नंबर 50 पे आपको ये मिल जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। वेयर थीटा इज द टॉर्सनल डिफ्लेक्शन और द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियन, capital T is the twisting movement, J is the polar movement of inertia, where so for solid shaft pi upon 32 into d power 4 or for hollow pi by 32 d naught का 4 minus di का 4, okay, where G is the modulus of rigidity for the shaft material and the L is the length of the shaft, okay। तो आपको ये टोटल समझ में आ गया। नाउ तो टॉर्सनल रिजिडिटी के लिए जो डिफ्लेक्शन थीटा जो एंगल हमारा आ रहा है मीन्स डिफ्लेक्शन टी एल अपॉन जी जी, आपको डिजाइन डाटा बुक में भी मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा लेटरल रिजिडिटी। लेटरल रिजिडिटी इट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट। अगर आपका शाफ्ट ट्रांसमिशन शाफ्ट है तब वहाँ पे लेटरल रिजिडिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड द शाफ्ट रनिंग एट हाई स्पीड वेयर स्मॉल लेटरल डिफ्लेक्शन वुड कॉज ह्यूज आउट ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट करता है। नाउ देयर इफ द शाफ्ट इज एन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन देन द डिफ्लेक्शन विल बी डेल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। अब ये कैसे आया ये फॉर्मूला, तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा और है भी ईजी। कैसे ये आया पी एल अपॉन ई, तो हम जानते हैं ओके। तो ये देखिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन को हम स्मॉल ई से डिनोट सोम में दिखाते थे। स्मॉल ए स्ट्रेन का होता है डेल एल अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, तो डेल एल अपॉन एल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया। और स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया सिग्मा का लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो हम जानते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस होता है। तो ई की जगह पर हम डेल एल अपॉन एल पुट किए और सिग्मा की जगह हमने पी अपॉन ए रखा और ये ई हमने ये लिखा, ठीक है। अब डेल एल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, यहां से ये हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया। तो डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई आ गया इक्वेशन। तो ऐसे हमारा डिफ्लेक्शन आया फॉर लेटरल रिजिड। थोड़ा जो डिफ्लेक्शन होता है शाफ्ट में जब हाई स्पीड से रोटेट होता है तो उसका डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, ओके। नाउ बट व्हेन द शाफ्ट इज ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, देन द डिफ्लेक्शन मे बी डिटरमाइंड बाय द फंडामेंटल फॉर्मूला दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन ई आई। ये फॉर्मूला भी आपको डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादातर कहीं कहीं ये फॉर्मूला ज़्यादातर डिजाइन डाटा बुक में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपका सॉफ्ट मीन्स वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है तो उसके लिए जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम अपॉन ई आई, एम अपॉन ई वाई को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, काम खत्म, ठीक है। ओके, तो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या बोल रहा है, अ स्टील स्पिंडल ट्रांसमिट 4 किलोवाट, दैट इज पावर है, किलोवाट में है, तो पावर इज इक्वल टू 4 किलोवाट मीन्स 4000 वाट एट 800 आरपीएम मीन्स n इज इक्वल टू 800 आरपीएम हो गया। द एंगुलर डिफ्लेक्शन शुड नॉट एक्सीड 0.25 डिग्री मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0.25। एंगुलर डिफ्लेक्शन इज थीटा 0.25 डिग्री per meter of the spindle, okay। If the modulus of rigidity for the material of the spindle is 84 gigapascal, ठीक है। G मॉडुलस क्या बोला है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G इज इक्वल टू क्या है 84 गीगापास्कल, और गीगा क्या होता है, गीगापास्कल चेंज करो 84 इंटू 10 द पावर 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 84 इंटू 10 द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 84 इंटू 10 द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्पिंडल एंड द शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द स्पिंडल, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। क्वेश्चन में हमारा लेंथ भी दिया है। द एंगुलर डिफ्लेक्शन शुड नॉट एक्सीड 0.25 डिग्री पर मीटर ऑफ द स्पिंडल, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू फॉर पर मीटर मींस 1 मीटर दैट इज 1000 mm। तो P इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60 पता है, तो देयरफॉर T इज इक्वल टू P इंटू 60 अपॉन 2 पाई N हो जाएगा। पावर दिया हुआ है हमारे पास, स्पीड भी दिया हुआ है, आरपीएम में ये दिया है, इससे हमारा
ट्विस्टिंग मोमेंट कैपिटल टी निकल गया, टॉर्क निकल गया, ठीक है। देयरफॉर टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, टॉर्सनल फॉर्मूला हमें पता है। देयरफॉर जे इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी थीटा, ओके। जे इज इक्वल टू फॉर सॉलिड साफ पाई अपॉन 32 d4 होता है। टी हमारा दिया हुआ है, एल हमारा है, जी हमारे पास है, थीटा हमारे पास है। थीटा हमारा डिग्री में है तो हमने रेडियन में चेंज कर लिया, रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री वाले इंटू पाई बाई 180 कर दिया तो रेडियन में चेंज हो जाएगा। इसे सॉल्व किया तो डी हमारा आया 33.87, जो कि हमने डिजाइन स्टैंडर्ड डिजाइन डाटा बुक से स्टैंडर्ड लिमिट देखा 33.87 के आसपास क्या है हमारा 35 mm, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू 35 mm हमने कंसीडर कर लिया। और डायमीटर तो हमारा निकल गया, पहला डायमीटर फाइंड किया, डायमीटर हमने निकाल लिया। एंड देन द शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द स्पिंडल, स्पिंडल में शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो कितना होगा। सो शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द शाफ्ट, फॉर्मूला क्या होता है शियर स्ट्रेस का, से रिलेटेड करो T इज इक्वल टू पाई अपॉन 60 डी क्यू अपॉन टाउ। शियर स्ट्रेस आपको निकालना तो आप मेन टॉर्क का जो आपके पास T है, टॉर्क वाला फॉर्मूला लगाओ, टाउ इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 डी क्यू अपॉन टी टाउ। तो टाउ क्या है शियर स्ट्रेस, टाउ इज इक्वल टू T इंटू 16 अपॉन पाई इंटू डी क्यूब। टी आप हमारे पास है 47740 इंटू 16 अपॉन पाई की वैल्यू पता है, डी क्यू हमारा निकला 35 का क्यूब, उससे हमारा फाइनली टी हमारा निकल गया। शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द स्पिंडल दैट इज 5.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। तो ऐसे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।